हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद आज आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द रेगुलर शेप ऑफ बॉडी इसी पर डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तीन शेप में पढ़ चुके हैं। पहला शेप था आपका कि रिंग में पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा एक्सियल पॉइंट पर। फिर हम लोग सेंटर पर डिस्कस किए। उसके बाद रिंग के बाद हम लोग आए थे रॉड में आपको एक इनफाइनाइट रॉड के बारे में बताया गया था। सेमी इनफाइनाइट पहला केस था, दूसरा था इनफाइनाइट चार्ज रॉड रहे तो फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। उसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, जो सिलेबस में है उसी पर डिस्कस करना है। उसके बाद रॉड के बाद हम लोग आए थे डिस्क में बताया गया, उसमें भी केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। और उसमें फार्मूला आपको याद होगा कि हम लोग निकाले थे E = σ/2ε0 × 1 - r/√r² + r²। तो इसके बाद ये तीनों डिस्कस होने के बाद हम लोग चौथे पर आए हैं, जिसमें कि बताए थे कि आपको 5 है शेप, जो रेगुलर शेप है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। ऐसे तो बहुत सारे शेप हैं लेकिन सबको नहीं पढ़ना है। तो ये 5 में से 3 डिस्कस्ड हैं और 2 हम लोगों को पढ़ना है अभी इस लेक्चर वीडियो में। उस 2 पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक का नाम हॉलो स्फीयर है और दूसरा क्या है, सॉलिड स्फीयर है। अब देखिए, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। तो आप थोड़ा सा हॉलो स्फीयर पर यहाँ एक डायग्राम दे रहे हैं, आप विचार करिए। मान लीजिए हम कह दिए एक हॉलो स्फीयर हो गया। अगर आप इसके ऊपर चार्ज देंगे, हॉलो स्फीयर के ऊपर क्या, चार्ज। अब अगर चार्ज देते हैं तो पहला ही प्रश्न आपसे पूछा जा जाता है कि जो चार्ज दीजिएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का होगा। तो हॉलो स्फीयर हम बताए थे जस्ट लाइक ए फुटबॉल। तो फुटबॉल के पास क्या है, सरफेस है, इसलिए इस पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो होगा वो आप कहिएगा कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसा होगा, है ना। तो हमको अब टारगेट करना है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, कि हॉलो स्फीयर में पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अभी फ़िलहाल इसका हम रेडियस मान लेते हैं कि r है, ठीक है ना। अभी हमको पोटेंशियल निकालना है और फील्ड निकालना है। तो देखिए शेप ही यहाँ पर ये कहने के लिए तैयार है कि जब आप पोटेंशियल फील्ड और निकालते हैं तो हम इस केस में कम से कम इस पॉइंट में हम लोग 2 केस जनरेट कर सकते हैं। देखिए, एक केस अभी हम इसको स्मॉल r डिस्टेंस मान लें और एक केस और ले लें, यहाँ इसको हम लोग भी स्मॉल r डिस्टेंस मान लें। तो इस केस के लिए और इस केस के लिए क्या देखिएगा, तो स्मॉल r जो होगा वो कैपिटल R से छोटा है, और अगर इस केस की बात करें तो स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R से बड़ा है। तो आप समझ गए हम जो कहना चाहते हैं। मेरा इशारा ये है कि जैसे ही हॉलो स्फीयर में फील्ड पोटेंशियल की बात होगी तो 2 केस अपने आप आ जाएगा। एक हॉलो स्फीयर के अंदर में पोटेंशियल और फील्ड, और दूसरा हॉलो स्फीयर के बाहर में पोटेंशियल और फील्ड। तो इन द हॉलो स्फीयर देयर आर 2 केसेस, फर्स्ट इनसाइड द हॉलो स्फीयर एंड सेकेंड आउटसाइड द हॉलो स्फीयर। तो उसी को डिस्कस करने के लिए देखिए यहाँ पर हम आपको ऑलरेडी लिख चुके हैं कि हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है हॉलो स्फीयर में और सॉलिड स्फीयर में। हॉलो और क्या, सॉलिड। अभी हम हॉलो को डिस्कस किए और इसमें ऑलरेडी लिख दिए हैं आउटसाइड ऑफ द हॉलो स्फीयर r ग्रेटर देन क्या, कैपिटल R। पहले आउटसाइड वाले को देख लेते हैं, फिर इनसाइड पर हम लोग आएंगे। तो आउटसाइड वाले पॉइंट को हम यहाँ P मान लिए। दैट मीन्स हमको P पॉइंट पर क्या चाहिए, हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल चाहिए और फील्ड चाहिए। तो अब उसको डिस्कस करना बहुत आसान है, फील्ड और पोटेंशियल। हालांकि देखिए, एक चीज़ हम बार बार कहेंगे कि कभी भी अगर कुछ डिस्कस करने वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसको कि एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है, चाहे वो कंपटीशन हो या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन हो, तो हम लोग ज़रूर उसको एक्सप्लेन करते हैं। बट यहाँ ये नेसेसरी नहीं है। इसमें केवल ये बात याद रखना है कि पोटेंशियल क्या होगा और फील्ड क्या होगा। तो हम आराम से आपको ये बात बता सकते हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल की बात करें, V एट पॉइंट P लिख देते हैं
इसको कोई कहे कि आप बताइए पोटेंशियल क्या होगा, तो आप आराम से हम यहाँ पर कर देते हैं V और V एट पॉइंट P, मतलब ये निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केस के अकॉर्डिंग देख ही रहे हैं, हमको कहाँ निकालना है, एक्सटर्नल पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सटर्नल पॉइंट P, एक्सटर्नल पॉइंट P, तो हम कहेंगे विदाउट डिराइव किए हुए कह देते हैं कि अगर इस पर निकालना है तो बड़ा सिंपल यहाँ एक फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q अपॉन R कहिएगा स्मॉल r, ध्यान रहे ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। फिर हम कह रहे हैं कि अगर आपको निकालना रहे इसको डिराइव करके, तो एक प्रोसेस है और बहुत लंबा प्रोसेस है, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उसका न बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई रोल है न कंपटीशन में। तो जस्ट माइंड इट, केवल कि आप पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखें। और ये फार्मूला यही ना कह रहा है कि V जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, R के, ठीक है ना। तो ये पहला बात हो गया। दूसरा बात हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, तो दूसरा बात डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यानी E एट पॉइंट P, ये निकालना है हमको। तो इसका मतलब अभी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और कहाँ चाहिए बाबू, एक्सटर्नल पॉइंट पर, एक्सटर्नल एट एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट पर फील्ड चाहिए। तो अब इसके लिए आप भी जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट पर जैसे ही फील्ड निकालने को कहे तो आप आराम से कहेंगे कि पोटेंशियल को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो अपने आप क्या मिल जाता है, हमको फील्ड मिल जाता है। तो यहाँ dV बाई क्या लिखिएगा, dr। अब पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर लीजिए, फील्ड आ जाएगा। पोटेंशियल का वैल्यू आप देख रहे हैं, क्या लिख दें बाबू, तो इतना को तो आप के मानते हैं ना, तो कहिएगा आप डिफरेंशिएट करिए केवल KQ/R को, क्योंकि के का वैल्यू तो हमको पता है कि के बराबर हमेशा हम लोग लिखते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ठीक है। तो अभी ये डिफरेंशिएट होगा, तो डिफरेंशिएशन होने पर आपको क्या मिलेगा, तो E एट पॉइंट P आप कहिएगा, ये मिलेगा के तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, Q भी कांस्टेंट है बाहर, ये R पर पावर -1 बाई क्या, dr। और पहले से आपको पता है डिफरेंशिएशन के बारे में कि यहाँ इसको हम लोग कहते हैं कि पावर को गुणक बनाया और पावर में क्या किया, एक घटाया। तो अभी जो आपको फार्मूला मिला ये KQ, और यहाँ से देख सकते हैं R² था लेकिन ये माइनस में था इसलिए नीचे आ गया। अब इसमें एक आप जो छोड़े हुए हैं वो है माइनस, माइनस लगाना पड़ता है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, तो अल्टीमेट यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि E = -dV/dr होता है। तो अब इसको अगर हम पूर्ण करें तो E का फॉर्मूला अगर देखें तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q/R²। एक बात और, जब आप वेक्टर दे दिए हैं तो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है कि आपको डायरेक्शन बताना होगा। तो यहाँ पर हम क्लियर कर दें कि डायरेक्शन हमेशा एक्सियली आउटवर्ड होगा हॉलोस्फीयर का। तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q/R², और कहेंगे ये एक्सियली क्या होगा बाबू, आउटवर्ड होगा। अगर आप निगेटिव चार्ज रख देते तो ये एक्सियली आउटवर्ड के बजाय क्या होता है, एक्सियली इनवर्ड हो जाता। तो ये आपका फील्ड का फॉर्मूला हो गया और ये आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। और फील्ड और पोटेंशियल में आप देख सकते हैं कि यहाँ E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/R² के, है ना। तो ये बात आप क्लियर करेंगे कि बाहर हॉलोस्फीयर के बाहर में अगर फील्ड और पोटेंशियल आपसे पूछ दे क्या होगा तो आप तुरंत इसी का जवाब देंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि बाहर का डिस्कशन हम लोगों का पूरा हो गया हॉलोस्फीयर में। अब हमको देखना पड़ेगा कि हॉलोस्फीयर के अंदर में पोटेंशियल का और फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद उसका हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है ना।
तो चलिए अंदर वाला देख लेते हैं हम लोग। तो बाहर में पोटेंशियल पढ़ लिए, अब हमको पढ़ना है किधर, अंदर में। अब देखिए हॉलो स्फीयर के अंदर में हम ये पॉइंट लिख चुके हैं, इसको कह चुके हैं कि ये केस 2 है इनसाइड ऑफ द हॉलो स्फीयर। तो ये अंदर का पॉइंट है P। अभी इससे बाहर ले जाते तो बाहर का पॉइंट हो जाता, जैसे कि केस 1 में था। बाहर में आप पोटेंशियल और फील्ड पढ़ चुके। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला था Q/R और फील्ड का फॉर्मूला था Q/R²। अंदर की बात करें, मतलब ये अब निकालना है V एट पॉइंट P, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वो भी कहाँ, अंदर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट। अब इनसाइड पॉइंट पर जाएंगे, इस पॉइंट को भी हम P ही नाम दे देते हैं। तो इसमें पोटेंशियल का फॉर्मूला बहुत आसान है, और वो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q/R। देखिए वहाँ स्मॉल r है और यहाँ क्या है, कैपिटल R है। तो आप थोड़ा सा सिस्टम को तो समझ ही रहे होंगे कि जैसे आप इस Q को देखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को देखें, तो ये ऑलरेडी वैल्यू कांस्टेंट है। जो चार्ज इस पर लिए उसका भी वैल्यू कांस्टेंट है। मान लीजिए Q चार्ज लिए, हमारा जो चेंज हो रहा था वो था R, नहीं ये स्मॉल r, ठीक है ना। लेकिन अभी इसमें कहीं स्मॉल r जिक्र ही नहीं किया गया, क्या आ गया, डायरेक्ट कैपिटल R आ गया। इसका मतलब एवरी टर्म्स यहाँ जो भी दिया हुआ है वो वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। और जब वैल्यू कांस्टेंट हो जाए पोटेंशियल को, इसको आप कहिएगा कि ये इक्विपोटेंशियल रीजन हो गया, इक्विपोटेंशियल रीजन। यहाँ जो रीजन क्रिएट हुआ वो कौन रीजन हो गया बुआ, इक्विपोटेंशियल रीजन। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर, हॉलो स्फीयर के अंदर सभी जगह पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए आप इसको इक्विपोटेंशियल एरिया कह दीजिएगा। बात समझे, इसमें जितना स्पेस बना वो सबके सब इक्विपोटेंशियल स्पेस हो गया, इक्विपोटेंशियल स्पेस। मतलब ये हुआ कि इसमें सभी जगह, ठीक है ना, पोटेंशियल का वैल्यू इंटायर एरिया वॉल्यूम में पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सेम। और ये बात के बाद अगला जो डिस्कशन है फील्ड का, E एट पॉइंट P। अब अगर निकालें तो आपको भी पता है इसका फॉर्मूला होता है dV अपॉन क्या, dr। और V का वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो आप समझते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज कितना होता है बाबू, 0। इसलिए E का वैल्यू पुनः क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो E का वैल्यू 0 होने का मतलब इसको हम लोग कहेंगे फील्ड फ्री रीजन, फील्ड फ्री रीजन। यानी इसमें फील्ड का वैल्यू जो हुआ वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसलिए आप इसको कहिएगा फील्ड फ्री स्पेस, फील्ड फ्री स्पेस। तो ये जो दो सिचुएशन आप देखें कि हॉलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट होता है और साथ में फील्ड का वैल्यू 0 होता है, भी कांस्टेंट और E का वैल्यू यहाँ कह दिए 0। तो ये बात हॉलो स्फीयर में याद रखिएगा। तो दो बात यहाँ भी आपको याद रखना है, एक की पोटेंशियल ये होता है उसका वैल्यू कांस्टेंट, और दूसरा की फील्ड ये होता है। तो इसमें 4 फार्मूला आ गया। अगर नंबरिंग कर दे तो 1 फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला और 4 फार्मूला। आप इसको याद रखिएगा। अब इसका ग्राफ बाकी है कि फील्ड और पोटेंशियल में ग्राफ क्या होगा हॉलो स्फीयर का, फील्ड वर्सेस आर ग्राफ, पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि पोटेंशियल और फील्ड का ग्राफ क्या होगा, ठीक है ना। तो अभी हमको डिस्कशन करना है कि ग्राफ क्या होता है। देखिए यहाँ जो डायग्राम बना हुआ है ये सीधा दिख रहा है कि ये हॉलो स्फीयर का है, चार्ज इस पर Q दिया हुआ है, सेंटर R है, रेडियस R है, ठीक है ना। सेंटर C है और रेडियस क्या है, R है।
अभी आपको चाहिए कि ग्राफ क्या होगा उसको हमको खींचना है। तो देखिए आपको बता चुके हैं कि इसमें दो रीजन होगा। एक तो आप चाहते हैं कि हॉलो स्फीयर से बाहर निकल जाएं, मतलब आप कह सकते हैं कि आर का वैल्यू, ये पॉइंट अगर ले लें तो डेफिनेटली आर का वैल्यू कैपिटल आर से बाहर हो गया, मतलब आउटसाइड द पॉइंट। और अगर एक पॉइंट आप अंदर में लेना चाहते हैं, अगर ये पॉइंट पी कह देते हैं, ठीक है ना, इसको भी पी कह देते हैं, तो इसके लिए स्मॉल आर, और स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या हो जाएगा, छोटा। तो देयर आर टू रीजन, वन इज आउटसाइड द हॉलो स्फीयर एंड अदर इज इनसाइड द हॉलो स्फीयर। नाउ फाइंडिंग जो वैल्यू है वो हमको क्या है, हमको ये देखना है कि भाई क्या होगा, आपका ग्राफ क्या होगा। मेन सिचुएशन ये है। तो यहाँ पहले हम इनसाइड वाला, चूँकि ग्राफ तो अंदर से शुरू होगा ना, तो पहले इनसाइड वाला दोनों लिख लेते हैं। इनसाइड को आप बोले हुए हैं कि स्मॉल आर लेस देन क्या, कैपिटल आर। अब इनसाइड में पोटेंशियल का वैल्यू आप क्या लिखे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं एप्सिलॉन आर क्यू बाई आर, और कहे थे कि ये वैल्यू कांस्टेंट है। ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वैल्यू जब कांस्टेंट हो गया तो इसको खींच लेंगे। दूसरा आप फील्ड की बात करें तो ई बराबर आप लिखे थे ई का वैल्यू लिखे थे आप 0। देखिए ये अंदर में दोनों था, फील्ड अंदर में, पोटेंशियल अंदर में कांस्टेंट है ना, और फील्ड का वैल्यू अंदर में क्या है, 0। ठीक है। उसी प्रकार बाहर में अगर चले आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए क्या कंडीशन है, आउटसाइड मतलब आर ग्रेटर देन क्या, कैपिटल आर। पोटेंशियल लिखे थे तो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और क्यू बाई स्मॉल आर। और ये बता रहा है कि इसमें भी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। ठीक है ना। साथ में फील्ड की बात करें तो ई बराबर क्या आया था, आप देखिए ई बराबर आया था इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन क्या, आर स्क्वायर। ये बता रहा है कि ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। तो ये जो सिचुएशन है, एक बार फील्ड पर डिस्कस है, एक बार आर पर। तो पहले पोटेंशियल की बात करें तो देखिए ये पोटेंशियल है आपका अंदर वाला, और ये पोटेंशियल है आपका बाहर वाला। ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कहाँ तक है, अंदर तक है। तो अंदर में तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे बाबू, तो ये तो आर ही ना होगा। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आर, इससे आगे बढ़िएगा तो आर बढ़ जाएगा। तो अब हमको देखना है आर तक वैल्यू इतना ही है। अगर इस वैल्यू को यहाँ हम ये मान लें कि ये वैल्यू मेरा इतना है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो इसका वैल्यू लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और यहाँ कह देंगे कि ये हो जाएगा क्यू बाई कैपिटल आर। ये वैल्यू हो गया कहाँ का, पोटेंशियल का अंदर में। लेकिन यहाँ जो शुरू वैल्यू है, यहाँ तो आर बराबर 0 है, सेंटर पर है। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो आर बराबर आर हो जाएगा। तो आर बराबर आर तक, यहाँ मान लीजिए हम कह देते हैं कि आर इक्वल टू क्या है, आर है। तो आर इक्वल टू आर तक वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ आर इक्वल टू आर तक इसी के पैरेलल जाएगा, क्योंकि यहाँ तक वैल्यू क्या है, एक समान वैल्यू है, आर बराबर आर तक। समझ गए। तो ये ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ और पैरेलली यहाँ तक पहुँच गया। अब जैसे इधर का तो सीन था कि आर लेस देन आर था, लेकिन इधर के सीन में आर ग्रेटर देन क्या है, आर है। तो अब ग्रेटर देन आर के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला देखिए, भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है। तो इन्वर्सली है, तो इन्वर्सली का ग्राफ कैसा होता है पता है ना, ये इस प्रकार से ग्राफ चल देगा, कर्व y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x का ग्राफ। अगर देखिए बस ये ध्यान रहे कि ये r से टच नहीं हो, इसके पैरेलल जाए ऐसे, ठीक है ना। और इस ग्राफ के लिए कहिएगा कि v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। बस ये टच नहीं होना चाहिए, यहाँ r के पैरेलल जाएगा, क्योंकि r अगर इनफाइनाइट हो गया तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप फील्ड पर बहस करिए
तो फील्ड के लिए फिर आप पॉइंट को अगर आप नीचे लाते हैं तो ये पॉइंट डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा कि नहीं। जैसे वहाँ आर हुआ है उसी प्रकार ये भी आर बराबर क्या हो गया, आर हो गया। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसमें भी आप कहिएगा पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है ना, सॉरी इसमें आ जाते हैं आउटसाइड वाला में आगे ना, तो आउटसाइड वाला में सॉरी फील्ड देखना है ना, तो इनसाइड में पहले फील्ड देखिए, तो इनसाइड में फील्ड का वैल्यू क्या है, 0, यानी आर बराबर 0 से लेकर और आर बराबर आर तक फील्ड का वैल्यू क्या है, 0, यानी ग्राफ यहीं से चलेगा। मतलब ये हुआ कि ग्राफ ओरिजिन से ऊपर उठेगा ही नहीं, क्योंकि फील्ड का वैल्यू 0 है, इसलिए ग्राफ देखिएगा तो इधर डॉटेड दिखा दिया जाता है, कोई लाइन ही नहीं बना ग्राफ का। ठीक है, अब आप चलते हैं, जैसे ही आर बराबर आर पर आ जाते हैं, नहीं यहाँ कह देते हैं इफ़ आर इक्वल टू आर, अगर r इक्वल टू आर कर दे तो e का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपन क्या r स्क्वायर। ये हुआ r बराबर r पर, यानी डायरेक्ट r इक्वल टू आर पर आएंगे तो इनहेंस ग्रोथ होगा फील्ड का, और ये ग्रोथ में फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपन कैपिटल R स्क्वायर, ये ई हो जाएगा। और आप ये तो आप देख सकते हैं कि अंदर में फील्ड का 0, बाहर में अगर हम आए r बराबर r पर देखें तो इतना आ गया। अब अगर इससे आगे जाते हैं दोस्त, तो स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R से बढ़ जाएगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ने पर तो देख रहे हैं इन्वर्स रिलेशन है, तो बढ़ने का मतलब हुआ कि अब ये ग्राफ जो है ये इस प्रकार से जाएगा, जैसे उसमें कर्व गया है ना, उसी प्रकार कहिएगा इधर भी ये क्या जाएगा, कर्व ही जाएगा। तो थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं ताकि ग्राफ थोड़ा आपको माने अच्छा लगे। ठीक है, ये तो वैल्यू यहाँ का वैल्यू हो गया, तो ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, बात समझे। और ये ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका, 1/r² का ग्राफ हुआ, और वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का ग्राफ हुआ। ठीक है, दोनों का ग्राफ लगभग सिमिलर होता है। और अगर मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बायो के विद्यार्थी हैं या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बात याद रखिएगा कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x का ग्राफ जब भी खींचिएगा ना तो ये बिल्कुल इसी तरह होगा, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे आप p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v का ग्राफ केमिस्ट्री में खींचे होंगे ना, तो ये इसी प्रकार से ही खींचा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो डिस्कस किया गया। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। तो हॉलो स्फीयर का एक जोन समाप्त हुआ। ठीक है ना। अब हम लोगों को हॉलो स्फीयर में फील्ड देख लिए, पोटेंशियल देख लिए, अंदर में देख लिए, बाहर में देख लिए, ग्राफ खींच दिए। ठीक है, अब हम लोगों को देखना ये है कि सॉलिड स्फीयर में क्या सिचुएशन होगा, फील्ड का, पोटेंशियल का और ग्राफ का। लेकिन सॉलिड स्फीयर में देखने से पहले अगर आपसे सवाल हो कि इसमें आप बताइए V वर्सेस R ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ है कि डिसकंटिन्यूअस, तो ये कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आप पढ़े होंगे, कैलकुलस में पढ़ना है। लेकिन जब नहीं भी पढ़े हैं तो मेरा एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। ग्राफ कहीं पर टूट गए, ग्राफ कहीं पर टूट जाए या ग्राफ कहीं पर शार्प टर्न ले ले, नहीं टूट जाए या शार्प टर्न ले, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि वो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो गया। लेकिन जब ग्राफ नहीं टूटा और न कहीं शार्प टर्निंग हुआ तो उसको कंटिन्यूअस ग्राफ बोलते हैं। तो अभी देखिए यहाँ आप कह सकते हैं V वर्सेस R ग्राफ जो है, V वर्सेस R ग्राफ ये कंटिन्यूअस है। कैसा ग्राफ है? कंटिन्यूअस ग्राफ है, कंटिन्यूअस ग्राफ है। लेकिन कोई कहे कि E वर्सेस R ग्राफ, तो देखिए यहाँ से ग्राफ शुरू है
और यहाँ ख़त्म हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये ऑलरेडी टूटा हुआ है, इसलिए ई वर्सेस आर ग्राफ जो है, ये ई वर्सेस लिखना था, ई वर्सेस आर ग्राफ जो है ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। और ये आपको जानकर खुशी होगा कि डिसकंटिन्यूअस ग्राफ फिजिक्स में मात्र एक ही है, जो यही है। इसके बाद पूरे फिजिक्स में, ये हम अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि पूरे फिजिक्स में डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कहीं आने वाला नहीं है। ई वर्सेस आर ग्राफ इज द डिसकंटिन्यूअस ग्राफ, और ये सिंगल केस है इन द होल फिजिक्स। यहाँ लिख देते हैं, सिंगल केस ऑफ डिसकंटिन्यूअस ग्राफ इन होल फिजिक्स, इन होल फिजिक्स, होल फिजिक्स, पूरे फिजिक्स में ये सिंगल केस है डिसकंटिन्यूअस ग्राफ का। समझ गए ना? तो आप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये कंटिन्यूअस हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करेंगे सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर में क्या ग्राफ होगा, क्या फील्ड का फॉर्मूला होगा, क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग देख रहे हैं कि सॉलिड स्फीयर के बाहर में पोटेंशियल और फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा। तो अब थोड़ा सा सॉलिड स्फीयर पर हम बहस कर दें। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर हम लोगों का काम हो जाएगा। ये सॉलिड स्फीयर है, जस्ट लाइक ए क्रिकेट का बॉल। तो हॉलो स्फीयर में आप चार्ज दिए थे तो क्या हुआ था, सरफेस पर गया था, नहीं। लेकिन सॉलिड में चार्ज देंगे तो क्या होगा, आप कहिएगा सॉलिड अंदर में भी मटेरियल है ना, जैसे क्रिकेट का बॉल है तो उसके अंदर में भी मटेरियल है। फुटबॉल है तो केवल बाहर सरफेस पर मटेरियल रहता है, अंदर में तो खाली रहता है। तो जब अंदर में मटेरियल है, इसका मतलब जब आप चार्ज दीजिएगा तो ये पूरे वॉल्यूम को एक्वायर करेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कितना आप चार्ज दिए, मान लीजिए क्यू दे दिए, रेडियस को आप आर कह दिए, यहाँ पर आप स्मॉल आर कह दिए। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि एक अंदर में भी पॉइंट होगा और बाहर में भी पॉइंट होगा। यानी जिस प्रकार से हॉलो स्फीयर में दो केस आया था कि एक बाहर पॉइंट ले सकते हैं, एक अंदर पॉइंट ले सकते हैं, तो अंदर और बाहर दो पॉइंट इसमें भी डिस्कस करेंगे हम लोग। अब यहाँ एक बात क्लियर हो गया कि इसमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और अंदर में भी पोटेंशियल और फील्ड होगा और बाहर में भी पोटेंशियल और फील्ड होगा। तो चलिए इस डायग्राम से मिलता जुलता एक यहाँ बड़ा डायग्राम खींचे हुए हैं, इसलिए इसको हटा देते हैं। ये केवल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से था। यहाँ आप देख लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, पूरे वॉल्यूम पर है, रेडियस आर है, ये स्मॉल आर है, और हमको आउटसाइड पर निकालना है बाहर में पोटेंशियल और फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। तो उसको जानने के लिए देखिए यहाँ फिर वही बात कर रहे हैं, भी निकालना है, पी मतलब कहिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सटर्नल पॉइंट, नहीं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सटर्नल पॉइंट पर चाहिए। तो इसके लिए अब आप कहिएगा कि क्या करेंगे, हम कहेंगे कि इसका डिराइवेशन है, नहीं डिराइवेशन ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस डिराइवेशन से ना हमको कोई फ़ायदा होने वाला है ना आपको, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये प्रश्न ही नहीं आएगा कि आप डिराइव करिए, चाहे आप बोर्ड के विद्यार्थी हो या कंपटीशन के। तो फॉर्मूला केवल हमको चाहिए, इसलिए हम फॉर्मूला लिखेंगे और उसी को आपको समझाएंगे, ठीक है ना। और आप याद रखिएगा, ये आपकी जिम्मेवारी होगी, ठीक है ना। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर कोई कहे कि क्या होगा इसमें, हम कहेंगे थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं हो, जो हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला था ना वही फॉर्मूला इसमें भी होता है। यानी सॉलिड स्फीयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू बाई स्मॉल आर हो जाएगा। और ये हॉलो स्फीयर में भी आया था, सॉलिड स्फीयर में भी आया था। तो सॉलिड यहाँ लिख भी दे रहे हैं, ये सॉलिड स्फीयर के लिए था, ठीक है ना। हॉलो स्फीयर में भी पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर आप देखिएगा
तो V एट पॉइंट P बाहर में यही आने वाला है, सेम टू सेम, ठीक है, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं है। अब यहाँ हॉलो और सॉलिड दोनों का सेम आया, और इससे एक बात और क्लियर कर सकते हैं। अगर इसको पॉइंट चार्ज पार्टिकल मान लें और r डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालने को कहें, तो इसका भी फॉर्मूला वही होता है ना। ये तो आप जानते होंगे, याद किए होंगे। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आप हॉलो स्फीयर के बाहर में पोटेंशियल निकालना चाहें, हॉलो स्फीयर के सॉलिड स्फीयर के बाहर में पोटेंशियल निकालना चाहें, तो पूरे हॉलो स्फीयर को पॉइंट चार्ज पार्टिकल आप मान सकते हैं, जैसा कि यहाँ माना हुआ है। ऐसा आप समझेंगे कि पॉइंट चार्ज पार्टिकल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, बिल्कुल वही फॉर्मूला हॉलो स्फीयर के बाहर में भी पोटेंशियल का होता है, सॉलिड स्फीयर के बाहर में भी होता है, ठीक है ना। रह गया फील्ड की बात, तो हम पहले भी बोले थे E एट पॉइंट P अगर निकालना हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कहाँ पर? एक्सटर्नल पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सटर्नल पॉइंट, अगर एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है आपको पता है ना? उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि पोटेंशियल को आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट। और हॉलो स्फीयर में हम ऑलरेडी डिफरेंशिएट किए हुए हैं, इसलिए यहाँ नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंडीशन तो सेम है। तो ये डायरेक्ट लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r और Q अपॉन क्या, r स्क्वायर। और आपको जानकर थोड़ा भी हैरानी नहीं होगा कि ये सॉलिड स्फीयर का है और हॉलो स्फीयर का भी कोई कहते दोस्त, तो हॉलो स्फीयर के भी E का फॉर्मूला बाहर में इतना ही आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q अपॉन क्या, r स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पर ये स्मॉल r न होगा बुआ, स्मॉल r, यहाँ भी कहिए स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आप एक चीज कहेंगे कि हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का चाहे पोटेंशियल का मामला हो या फील्ड का मामला हो, फॉर्मूला का वैल्यू सेम होता है। यहाँ एक और बात कह देते हैं, अगर Q की बात करें कि अगर पॉइंट चार्ज है और r डिस्टेंस पर फील्ड निकालना है, तो यहाँ भी फील्ड कहिएगा कि फॉर्मूला होगा वही E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r और Q अपॉन क्या, r स्क्वायर। मतलब ये हुआ हमारा, देखिए इसको भी हम आपको हाईलाइट कर देते हैं। मतलब ये हुआ कि आप हॉलो स्फीयर के बाहर में, सॉलिड स्फीयर के बाहर में फील्ड का पोटेंशियल निकालिए, ठीक है ना, फील्ड का वैल्यू निकालिए, पोटेंशियल का वैल्यू निकालिए, बिल्कुल पॉइंट चार्ज वाला जो कॉन्सेप्ट था वही सेम टू सेम होगा। यहाँ डायरेक्शन की बात कहेगा तो इसको भी लिखिएगा एक्सियली क्या, आउटवर्ड। यहाँ अगर वेक्टर में डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ लिख देना होगा बुआ कि इसका डायरेक्शन एक्सियली क्या होगा, आउटवर्ड होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो, और अगर निगेटिव रहेगा तो इनवर्ड हो जाएगा। ऐसा तो आप समझते होंगे, निगेटिव रहेगा तो फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग ये समझ लिए कि सॉलिड स्फीयर के बाहर में पोटेंशियल और फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। अब हमको देखना है कि सॉलिड स्फीयर के अंदर में पोटेंशियल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, देन उसका ग्राफ देख लेंगे। उसके बाद ये पूरा स्टोरी फील्ड और पोटेंशियल का रेगुलर शेप में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको देखना पड़ रहा है कि हॉलो स्फीयर के अंदर में पोटेंशियल, यहाँ लिखे हुए हैं इनसाइड द हॉलो स्फीयर, सॉरी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर है, हॉलो नहीं, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। अब हमको ये देखना है कि सॉलिड स्फीयर के अंदर में पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है ना। तो हॉलो वाला क्लियर था, सॉलिड में भी हम कह दिए कि बाहर वाला एकदम बिल्कुल सेम है ना।
अब रह गया अंदर में, तो अंदर में बहुत कुछ चेंज होगा और बहुत इम्पोर्टेंट बात होगा, इसलिए आप ध्यान देंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। तो अंदर में सबसे पहले पोटेंशियल की बात करें, बी एट पॉइंट पी, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंटरनल पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंटरनल पॉइंट। अब इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, इंटरनल पॉइंट मतलब आर लेस देन क्या, कैपिटल आर। आप देख सकते हैं, आप यहाँ कहिएगा कि स्मॉल आर का वैल्यू लेस होगा किससे, कैपिटल आर से, तभी ना अंदर का पॉइंट होगा। अब अगर ये निकालना है तो इसका फॉर्मूला बेजाबते यहाँ लिखते हैं, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये होता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, यहाँ आर क्यू कहते हैं, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और यहाँ सॉरी आर स्क्वायर होगा, और यहाँ कहेंगे आर क्यू ही रहता है बाबू, आर स्क्वायर नहीं, यहाँ कहेंगे आर स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2, ये होता है आपका फॉर्मूला। और ये किसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल का, किसके पोटेंशियल का, तो सॉलिड स्फीयर में इंटरनल पॉइंट पर के पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है। हम चाहेंगे विधिवत आप इसको याद रखिएगा, जैसे कि बुक वगैरह में भी दिया रहता है, डिराइवेशन है, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा आप सोचेंगे भी नहीं, लेकिन आपको कंटेंट उतना ही चाहिए जिससे कि आपका कल्याण हो जाए, है ना, और लोड भी बहुत ज़्यादा नहीं हो। आप कंपटीशन में भी जाइएगा दोस्त ना, तो केवल इसका फॉर्मूला का यूज है। हम जस्ट इसको, अब इसको अगर मान लीजिए कोई टीचर एक्सप्लेन करता है तो समझिए आपके टाइम को बर्बाद कर रहा है, इसलिए वैसे टीचर से आप अलर्ट रहिए। ये केवल फार्मूला बेस्ड है और फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। तो पोटेंशियल आ गया। अब इसमें सवाल कभी कभी पूछता है कि दोस्त आप ये बताओ अंदर का पॉइंट है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये अंदर का पॉइंट शिफ्ट होकर सेंटर पर आ जाए। हम कहेंगे एकदम हो सकता है। तो एट द सेंटर अगर कहे कि आप पोटेंशियल ज़रा बता दीजिए भाई कितना होगा, तो सेंटर पर आने का मतलब आर का वैल्यू क्या हुआ, 0। और जैसे ही आर का वैल्यू 0 हुआ तब तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, वी पी इक्वल टू क्यू, अब वी पी नहीं वी सी कह दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर। तो ये हो जाएगा क्यू बाई सी कहें मतलब सेंटर पर का, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और यहाँ से कहिएगा तो ये 3r स्क्वायर माइनस 0 बाई 2। तो कैलकुलेशन जो हुआ वो साफ दिख रहा है कि 3/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और क्यू बाई क्या आर, ये आया V एट पॉइंट सी, यानी सेंटर पर पोटेंशियल, ठीक है ना, ये हुआ। अब चलिए कोई कहे कि सरफेस पर निकालिए, चूंकि एक विकल्प तो सेंटर था, है ना, और एक विकल्प हमारा सरफेस भी बन सकता है, एट द सरफेस, चूंकि पॉसिबिलिटी है ना, कहीं भी पूछ दे। अच्छा कहीं भी पूछे उससे आपको घबराना नहीं, आपको मेन फॉर्मूला जो है वो यही है। आपको जब ये याद है तो मुश्किल से आप समझ सकते हैं कि इसमें निकालने में तो हमको लगता है कि 1-2 सेकंड काफ़ी है, इसको भी निकालने में 1-2 सेकंड में आप काम कर सकते हैं। तो अब हमको ये देखना है कि सरफेस पर क्या हुआ, मतलब r बराबर r पर, तो V एट पॉइंट, यहाँ सरफेस वाले पॉइंट को m मान लेते हैं, तो V एट पॉइंट m निकालिए, तो Q अपॉन, यहाँ से कह सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन आर भी कह दीजिए जहाँ भी ज़रूरत है ना। देखिए इसको हम हटा नहीं रहे हैं, यहाँ भी लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ये तो डाटा जैसे दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हटा सकते हैं, क्योंकि बार बार करें एप्सिलॉन आर मतलब
रिलेटिव परमिटिविटी है। एयर और वैक्यूम दे दिया या कुछ नहीं भी दिया तब भी हटा दीजिएगा। अगर एप्सिलॉन आर का वैल्यू दे दिया तब वहाँ रखना पड़ता है। मान लो 3 ऑप्शन है, एयर दिया रहे, वैक्यूम दिया रहे या कोई मीडियम डिस्कस नहीं हो, तो मतलब मान लेना है एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 है। अगर मीडियम डिस्कस है तो वो तो प्रॉब्लम में दे देगा। तो अभी ये यहाँ से देखें तो क्या लिखेंगे, 3r² माइनस r² बाई 2। अब कैलकुलेशन देखिए तो कितना नज़र आ रहा है v एट पॉइंट m पर, तो आप 3r² में से r² जाएगा तो 2r² बच जाएगा ना बुआ। तो फार्मूला क्या, 2r² बाई 2, 2 खत्म, r² केवल ये फार्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q अपॉन r, है ना। तो देखिए आपके सामने ये 3 फार्मूला हम यहाँ पेश किए और 3 में से जो सबसे मेन फार्मूला था वो आपके सामने सबसे ऊपर जो दिया हुआ है वो उसी से ये निकल जाएगा, उसी से ये निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो पोटेंशियल हो गया अंदर में किसका, सॉलिड स्फीयर का। अब कोई कहे दोस्त कि फील्ड क्या होगा, तो उसके लिए तो कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं कि पोटेंशियल एक बार डिफरेंशिएट करिए तो फील्ड आ जाएगा। ई बराबर क्या लिखते हैं, हमको ई चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सटर्नल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सटर्नल पॉइंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एक्सटर्नल पॉइंट पर, तो ये भी आसान है निकालना। कहिएगा कैसे, हम तो जानते हैं ना कि E इक्वल टू क्या लिखते हैं, -dV अपॉन dr। और आप देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, तो dV अपॉन dr है और V के बदले तो देख पा रहे हैं ना इतना है, तो इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो आप। ये कांस्टेंट है तो बाहर कर लिए, Q अपॉन माइनस में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू r3। अंदर में जो गया वो गया 3r² माइनस r² बाई 2 अपॉन dr। तो देखिए यहाँ E को अगर आप लिखें तो -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, तो बाहर आ गया, r³ भी बाहर आ गया, ठीक है ना। 1/2 को भी बाहर कर लीजिए, 3r² कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, r² पावर को गुणक बनाया, पावर में 1 घटाया। अभी आप देख सकते हैं कि ये 2 इस 2 से क्या हुआ, कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो E का वैल्यू अब आपके सामने आ गया कितना, यहाँ से कह सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू r3, और यहाँ कहिएगा वेक्टर r। और पहला बार आप यकीन से कह सकते हैं कि ये पहला बार फॉर्मूला आया फील्ड का, और पहला और आखिरी बार है, ऐसा फील्ड फिर आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, R के। अभी तक जितना फील्ड का फॉर्मूला देखिएगा सबके सब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण इसका जो ग्राफ खींचते हैं ना वो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। बात को समझे, तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगर कह देता है कि सेंटर पर फील्ड बताइए, तो देखिए एट द सेंटर क्या कहिएगा, सब आपके सामने, एट द सेंटर क्या हो जाएगा बुआ, सेंटर पर जैसे गए R का वैल्यू क्या हो गया 0, यानी E का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। सरफेस पर कहे एट द सरफेस, सरफेस पर कहता है कि फील्ड का वैल्यू बताइए एट द सरफेस, मतलब R बराबर R पर। इस केस में देखिए R बराबर R रखेंगे तो E का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर हटा देते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q बटे क्या r², और ये वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि सब आप निकाल सकते हैं, आप केवल मेमोरी में इसको रखिएगा, ठीक है ना, कि ये फील्ड का फॉर्मूला है
और ये पोटेंशियल का है। तो दोस्त हम लोग फील्ड और पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर में भी, अंदर में भी पढ़ लिए और बाहर में भी पढ़ लिए। अब इस अंदर बाहर वाले फॉर्मूला को मिलाएंगे तो एक ग्राफ मेरा बन जाएगा, और वह ग्राफ आपको याद रखना है जिस तरह से कि आप हॉलो स्फीयर का ग्राफ याद रखे थे, उसी तरह से सॉलिड स्फीयर का भी ग्राफ याद रखिएगा, क्योंकि ग्राफ आर सो इम्पोर्टेंट। बहुत सारे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हो या कंपटीशन हो या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट है ग्राफ क्या होगा, V वर्सेस R और E वर्सेस R। तो अगला हमारा सेक्शन है कि V वर्सेस R ग्राफ क्या होगा और E वर्सेस R ग्राफ क्या होगा। देखिए एक बार हम फॉर्मूला फिर लिख चुके हैं। आप देखिए थोड़ा सा सॉलिड स्फीयर छोटा बना दिए, क्योंकि इतने ही स्पेस में हमको सब काम करना है। फॉर्मूला आपको लिख दिए कि किसी अंदर में किसी पॉइंट पर निकालिएगा तो फॉर्मूला ये होगा, सेंटर पर जाइएगा तो ये होगा, पहले हम डिराइव कर चुके हैं। और अगर सरफेस पर आइएगा तो ये होगा। फील्ड भी हम निकाल चुके हैं, इतना होगा। अगर सरफेस पर आ जाते हैं तो इतना होगा। बाहर में आ गए तो दोस्त फॉर्मूला ये होता है, इन्वर्सली है, ग्राफ कर्व हो जाएगा, और ये भी इन्वर्सली है, इसलिए इसका भी ग्राफ कर्व होगा। तो अब थोड़ा सा ग्राफ की तरफ हम लोग बढ़े हैं, तो सबसे पहले हमको ग्राफ खींचना है V वर्सेस R का। किसका ग्राफ चाहिए? V वर्सेस R का ग्राफ चाहिए। तो देखिए V को हम इधर दिखा देते हैं, है ना, ये हमारा V हो गया, और इधर हम R दिखा देते हैं, V वर्सेस R का ग्राफ। अब आप थोड़ा निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि बहुत टफ नहीं है, केवल समझना है। एक तो ये है, तो पहले आप शुरुआत करिए सेंटर से। हॉलो स्फीयर का सेंटर कहाँ होगा? जहाँ आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, वहाँ सेंटर होगा। स्मॉल आर का वैल्यू जहाँ 0 वो सेंटर। तो सेंटर पर पोटेंशियल देख रहे हैं ना, कितना लिखा हुआ है? 3/2 समथिंग, है ना। सेंटर से जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो सरफेस आ जाएगा। सरफेस पर ये देखिए, तो सेंटर वाला ज़्यादा है कि सरफेस वाला? डेफिनेटली सेंटर वाला 3/2 टाइम्स ग्रेटर है। किससे? सरफेस वाला से। ये आपका सेंटर वाला है ना, और ये आपका जो है ये क्या है? सरफेस वाला है। तो सरफेस वाला अब ये बड़ा है, आप देख सकते हैं, सरफेस वाला छोटा हो गया, सेंटर वाला बड़ा हो गया, 3/2 टाइम्स। तो सबसे ऊपर आप किसको दिखाएंगे? सेंटर वाला का। यहाँ सेंटर वाला का पोटेंशियल दिखा दिए और कह दिए ये 3/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा के लिखते हैं 3/2, और यहाँ Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सीधा कह दीजिए एप्सिलॉन आर। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर इंटू आर। देखिए है ना, 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये थोड़ा अलग हम कर देते हैं ताकि अंडर एस्टिमेट ना हो जाए आप, है ना। इसका हम ये अलग कर दें। तो ये वैल्यू है। जब आप यहाँ देखिए ये 3/2 टाइम्स कम आ जा रहा है, मतलब एक पॉइंट मेरा यहाँ है तो एक पॉइंट उससे थोड़ा नीचे आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं वैल्यू है 1/, मतलब ये है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर, उससे 3/2 टाइम्स कम है। अब देखिए तो एक पॉइंट वहाँ है r बराबर 0 पर, और ये जो पॉइंट है ये r बराबर r पर का पॉइंट है। कहाँ का? r बराबर r पर, यानी सरफेस पर पोटेंशियल इतना और सेंटर पर पोटेंशियल इतना यहाँ मिलाना है। अब ये 2 पॉइंट मिलेगा तो स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिलेगा कि कर्व के थ्रू, तो वो तो इक्वेशन का टाइप तय करेगा ना। अगर लीनियर इक्वेशन होगा तो स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, अगर कर्व इक्वेशन होगा, सॉरी नॉन लीनियर, तो कर्व। तो देखिए यहाँ स्क्वायर है, पावर में क्या है? स्क्वायर है। तो डेफिनेटली ये लीनियर हुआ कि नॉन लीनियर? नॉन लीनियर हुआ। तो नॉन लीनियर हुआ, इसका मतलब इस पर कर्व ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये ग्राफ हो गया। तो ये जो ग्राफ हुआ ये r लेस देन r के लिए, मतलब सॉलिड स्फीयर के अंदर का ग्राफ हुआ। अब कोई कहे बाहर का ग्राफ बताइए, तो बाहर के लिए तो देख ही रहे, आउटसाइड के लिए यही ना है।
V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का ग्राफ अगर आपको खींचने को कहे तब तो उसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। इस तरह का सिचुएशन होता है नहीं, तो ये बात समझिए कि इधर ग्राफ ऐसे आया और इधर ग्राफ ऐसे गया, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल वर्सेस R ग्राफ हुआ। अब रह गया क्या, अब हुआ E वर्सेस R ग्राफ क्या होगा। तो देखिए इधर हम E दिखा रहे हैं और उधर आपको R दिखा रहे हैं। ये लाइन जो है ये R बराबर R वाला लाइन है, तो आप इसको ठीक इसके सामने मिला दीजिए और यहाँ भी आप लिख दीजिए R बराबर क्या, R, है ना। अब देखिए आप, तो यहाँ भी आप सिचुएशन को समझिए, यहाँ भी R का वैल्यू क्या है, 0 है, और इधर भी ये R है ना, ये ऐसे। तो अभी आप देखिए यहाँ पर, तो क्या कहिएगा, पहले अंदर से शुरू करना है ना। तो अंदर में देखिए E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R का, नो डाउट ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ क्या होगा, कर्व होगा कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होगा। और सरफेस पर देखिए जैसे पहुंचते हैं इतना हो जाता है, यानी कि R बराबर 0 है ना, सेंटर पर 0 रखें तो फील्ड का वैल्यू आपका 0 ही होगा, यानी ग्राफ यहीं से शुरू होगा। और जब R बराबर R पर गए तब फील्ड का वैल्यू आपका बढ़ के कितना हो गया, जरा देखिए, फील्ड का वैल्यू R बराबर R पर हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू R स्क्वायर। नहीं तो 2 पॉइंट मिला, एक यहाँ और एक यहाँ, और देख सकते हैं कि ये ग्राफ लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पहले भी आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन जहाँ भी रहे ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से इसको स्ट्रेट लाइन आप मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका ग्राफ हो गया। अब रह गया आगे का, तो आगे का तो देख सकते हैं ना, यही ना है फील्ड का। तो फील्ड वाला देखिएगा तो फिर ये R स्क्वायर है, पहले भी खींच चुके हैं। ग्राफ इसका क्या होगा, कर्व हो जाएगा, ऐसे आप कर दीजिएगा। तो ये हुआ E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर का ग्राफ। ये हुआ V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R का ग्राफ। ये हो गया E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का ग्राफ। तो ये पोटेंशियल वर्सेस R और ये फील्ड वर्सेस R। तो अब आप समझ लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको आप देख लेंगे। और हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर अब जाके पूरी तरह से समाप्त हुआ, ठीक है ना। तो आप पांचों का फार्मूला याद रखेंगे, पहला रिंग का, दूसरा रॉड का, तीसरा डिस्क का, चौथा हॉलो स्फीयर का और पांचवा सॉलिड स्फीयर का। ये फार्मूला याद रहेगा तो हम ये गारंटी देते हैं कि आपको करेंट तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज ये जितने फार्मूला है ये करेंट तक में बहुत बार आने वाले हैं, ठीक है ना। और बार बार हम पूछेंगे, तो फार्मूला आपको एकदम डेफिनेटली याद रखना है। तो तब तक फार्मूला याद रखिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, ओके एंड लव यू ऑल।